गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन जो हमने पिछले क्लास में किया था, पर थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन हो गई थी। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, एक ऐसे बना दिया था यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, और फिर हमने लिखा था कि जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, मान लो इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। तो एंगल बी और एंगल सी जो है, एंगल बी और एंगल सी जो है, अगर हम क्या करें, उनको जोड़ें तो वो 180 डिग्री के बराबर आएंगे। क्या करें? अगर हम इनको जोड़ेंगे, मतलब एंगल बी को अगर हम जोड़ेंगे एंगल सी में, तो वो 180 डिग्री के बराबर आएंगे। ये हमने किया था। तो इसके लिए जो मैं एक रूल पढ़ा था कि जो ऐसे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। ये हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेकिन वो थोड़ी सी गलत थी। जो आपकी समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? आमने सामने के। ठीक है, इसको आप लिखें। अगर आपने शायद ये प्रॉपर्टी गलत लिखी होगी, शायद मैंने थोड़ी सी गलत यहाँ पर बताई थी कि आमने सामने के कोण, आमने सामने मतलब उल्टे। ठीक है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है किसमें? समांतर चतुर्भुज में। फिर से इसको लिखें, पूरा आप लिखें, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग। मैम आपने यही बताया था। आमने सामने क्यों बताया था? यस मैम। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको लिख लीजिए, जिसने भी नहीं लिखी थी, जो पिछली क्लास में नहीं थे। आमने सामने समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। मतलब कि एंगल डी और एंगल बी को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, एंगल डी और एंगल बी को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंगल बी और सी को जोड़ के 180 आ रहा है। तो ये भी ठीक है। ये ठीक क्यों है, इसके बारे में आपको भी बताती हूँ। क्योंकि आपको क्या दिया गया था? आपको दिया गया था कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब इसकी ये वाली लाइन ईस्ट वाली लाइन के समांतर होगी, है ना? ये वाली लाइन इसके समांतर होगी। और जब यस मैम। दो समांतर रेखाओं को एक रेखा आपस में ऐसे काटती है तो उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा अपने साथ सभी कोणों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ रिश्ता जो है वो लेके आती है। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो कि दो दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है तो वो कोणों के बीच में कुछ ना कुछ वो रिलेशन लेके आएगी। तो एक कोण आपका यहां बन रहा था, दूसरा कोण आपका यहां बन रहा था। अगर हम इन पैरेलल लाइंस को सिर्फ यहीं तक बनाए, यहां से आगे मिटा दे, फिर भी रहेगी तो समांतर ही ना, समांतर ही रहेगी, और ये वाली रेखा तो तिर्यक ही रहेगी। तो हुआ क्या, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये आपस में सह आंतरिक कोण हो गए। कैसे कोण हो गए ये? सह आंतरिक कोण। और सह आंतरिक कोणों का जो योग होता है, इनका जो योग होता है वो भी 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, सह आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो भी 180 डिग्री ही होता है। ये हम पढ़ चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स में बहुत पहले। मतलब आपने पढ़ा होगा स्कूल में, या फिर जब हम पिछली बार कर रहे थे सेट का रिवीजन, तब भी हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो इसलिए ये वाला रूल वहां पर लगा था, इसलिए हमने जो है वो एंगल बी और एंगल सी की जमा में 180 इसको लिखा था। ठीक है, पर अगर आपको वो वाला तरीका समझ नहीं आया था तो अभी हम इसको एक और तरीके से सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। वो आपको थोड़ा सा इजी भी लगेगा, और उसके जो लॉजिक है उसमें क्या क्या हो रहा है वो आपको अच्छे से याद भी रहेंगे। तो बस इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट यहाँ पर करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक बना देते हैं फटाफट से हम, एक समांतर चतुर्भुज। तो प्रश्न आपका कुछ इस तरह का था, जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस वक्त, या आपको समझ नहीं आया था, तो आपके पास एक और मौका है इसको फिर से समझने का। प्रश्न में आपको बच्चों ये कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और उसके अगर विकर्ण बराबर हो जाए ठीक है, उसके अगर क्या हो जाए, अगर उसके विकर्ण हम बराबर कर दें, तो आप ये दर्शाओ कि वह एक आयत बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या दर्शाना है कि वह एक आयत बन जाएगा अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर कर दो। तो पहली चीज हम लिखते हैं जो भी हमें दिया गया हो। तो जो आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या क्या हमें यहाँ पर दिया है? दिया है आपको कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? समांतर चतुर्भुज।
अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आपको इसके गुण पता है। जिस कॉपी में आपने इन सभी के गुण लिखे हैं उस कॉपी को भी साथ रखें, उस कॉपी को आप पढ़ते रहें, क्योंकि वो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुण पता होंगे तो आपका क्वेश्चन भले सॉल्व हो ना हो वो दूर की बात है, पर आपको इतना आइडिया तो जरूर हो जाएगा कि प्रूव क्या करना है, हमने सिद्ध क्या करना है, उसका पता आपको कब चलेगा, जब आपको सभी चतुर्भुजों के गुण पता होंगे। ठीक है, तो एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब एबीसीडी अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, ए बी आपका हो जाएगा डीसी के बराबर, और एडी आपका हो AD बराबर BC। और ये क्या करना है, ये आपको याद, ये आपने लिखना है, क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे आपके प्रश्न को हल करने में। ठीक है, जो जो भी हमको दिया गया होता है ना वो ऐसे ही नहीं दिया गया होता, ये कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं हमारे प्रश्न को हल करने में। तो पहली चीज हमने लिखी कि ये समांतर चतुर्भुज था, और समांतर चतुर्भुज था तो दो चीजें यहाँ से पहले ही प्रूव हो चुकी है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर इसके विकर्ण बराबर हो, तो अगर इसके विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर हो, तो अगर इसके जो विकर्ण है वो बराबर है तो क्या क्या इसमें बराबर हो जाएगा, डीबी बराबर है बराबर AC। AC। ठीक है, डीबी बराबर है एसी, तो ये चीजें हमें दी गई है। अब हमने सिद्ध क्या करना है तो उसको भी हम लिख लेंगे, सिद्ध करो। सिद्ध हमने क्या करना है, सिद्ध हमने करना है कि एबीसीडी क्या है, एक एबीसीडी एक आयत है। आयत। तो आयत प्रूव करने के लिए हमको बच्चों दो चीजें प्रूव करनी होती है। ठीक है, आयत अगर अगर हमको हमको किसी भी चतुर्भुज को ऐसा सिद्ध करना है कि वो एक आयत है, तो पहले तो हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये चीज हमें पहले प्रूव करनी पड़ेगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। दूसरी चीज जो हमें इसमें सिद्ध करनी होगी वो हमें ये सिद्ध करनी होगी कि सभी कोण, जितने भी कोण इसमें बन रहे हैं कोने पे, ठीक है, जितने भी कोण इसमें बन रहे हैं कोनों कोनों पे वो 90-90 डिग्री के हैं। पहली चीज हमने ये प्रूव करनी है, दूसरी चीज हमने ये सिद्ध करनी है। तो पहली चीज हमें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध हो चुकी है, पहले से दिया हुआ है कि ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये हमको पहले से दिया गया है। तो जो हमने सिद्ध करना है वो हमें बस एक ही चीज सिद्ध करने के लिए रहती है कि सभी कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो करते हैं इसको प्रूव। ये हमें सब कुछ दिया था, हमने जो दिया था वो लिख लिया, जो हमने सिद्ध करना है वो लिख लिया। मुझे कैसे पता लगा, कैसे मुझे पता लगा कि मैंने ये चीजें सिद्ध करनी है, तो ये इसने मेरी मदद की, इसके गुणों ने। मुझे पता था कि आयत के क्या क्या गुण होते हैं, इस समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं, वो गुण हम लिखते गए और हमें खुद पता लग गया कि हमने क्या यहाँ पर साबित करना है, क्या यहाँ पर हमने सिद्ध करना है। तो करते हैं सिद्ध। तो पिछले पिछले क्लास में हमने जो है वो साथ साथ वाले त्रिभुज लिए थे। ठीक है, साथ साथ वाले त्रिभुज हमने लिए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आमने सामने वाले त्रिभुज लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपका हो जाए। ठीक है, आपको ज्यादा ना वो करना पड़े। इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो भी आपको सभी को पता है, वो आपको लगेगा पता जब हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आमने सामने के त्रिभुज लेंगे, तो मतलब हम पहले ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं एसीबी, ABC। हाँ एबीसी भी बोल सकते हो, एसी भी बोल सकते हो, है ना, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एबीसी या एसीबी, और दूसरा हम लेंगे यहाँ पर एडीसी। ठीक है, हाँ एसीडी एडीसी। पर जहां पे एंगल बनता है ना वो नाम लेना था, तो इन्होंने बिल्कुल सही नाम लिया था कि जो जहां पर एंगल बन रहा होता है उसका हम नाम वैसे लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं डायग्राम बना लूं, क्योंकि ये थोड़े अजीब से यहाँ पर हो गए, कलर हो गए। डीसीबी नहीं, डीएसी। ADC। हाँ एडीसी एबीसी, ये दो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिए हैं, त्रिभुज ले लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ADC। एडीसी, ये दो हमने यहाँ पर ले लिए। अब हमने यहाँ पर साबित क्या करना है, तो साबित हमने सिर्फ इतना करना है कि जो ये वाला कोण है वो इस वाले, सॉरी इस वाले और ये वाला जो कोण है ये दोनों 90-90 डिग्री के, ये हमने साबित करना है। तो इनको 90-90 साबित करने से पहले हमें क्या साबित करना होगा कि ये दोनों बराबर है। अब इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको बराबर साबित करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को, नंबर 1 वाले त्रिभुज को और नंबर 2 वाले त्रिभुज को सर्वांग साबित कर देंगे। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पर लगा सकते हैं सीपीसीटी,
जो सर्वांग समता का एक अलग नियम होता है कि अगर आपके दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी हर एक चीज आपस में बराबर होगी, ठीक है। अगर आपके दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो हर एक चीज बराबर होगी। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग त्रिभुज है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। तो करते हैं, शुरू करते हैं इसको सर्वांग सम साबित। तो बताइए कैसे आप कर सकते हो? जो चीजें आपको दी गई है वहीं से आपने सब करना है। AC बराबर BC। AC इक्वल टू AC, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब ये दो त्रिभुजों में आ रही है। AB इज इक्वल टू DC, क्योंकि आपने AD is equal to BC। और AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। अभी के लिए सब अपना माइक ऑफ कर दे फटाफट से, ठीक है, ताकि मैं समझा सकूं बाकी बच्चों को भी कैसा क्यों आया। देखो, AC AC उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है दोनों त्रिभुज में, तो उसको हम लेते हैं उभयनिष्ठ। हाँ बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। फिर हमने बोला कि जो AD है, सॉरी, जो AB है वो DC के बराबर है। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की रेखाएं बराबर होती हैं, है ना? ये हमको पता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा हमने लिखा कि AD बराबर है BC, क्योंकि ये भी तो आमने सामने की भुजाएं ही हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। सिंपल, जो हमको दिया था उसी से हमने दोनों को सर्वांग सम साबित कर दिया। तो लिख लो यहाँ पर कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। कौन सा नियम इस पे लगा है? तो भुजा 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 नियम इस पे लगा है, SSS नियम, ठीक है। तो ये हमने साबित कर दिया यहाँ पर। तो इससे क्या प्रूव हो गया हमारे पास आगे? इससे हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो आपका एंगल B है वो एंगल D के बराबर आएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि एंगल का हमें नाम लिखना होता है, एक पूरा नाम इस कोण का होगा, तो वो पूरा नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर इसका नाम मुझे कहना होगा तो मैं इसको कह सकती हूँ CBA या फिर ABC, ठीक है। या तो CBA कहो या तो ABC कहो, क्योंकि कोण जहां जिस बिंदु पे बनता है वो बिंदु बिल्कुल बीच में लिखा जाना चाहिए। तो इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए, कोण ABC बराबर है कोण ADC के। कैसे? क्योंकि अभी अभी हमने इन त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित किया है, तो ये इसमें होगा बाय CPCT। हिंदी में इसको पता नहीं क्या लिखते हैं, पर इंग्लिश में इसको CPCT ही लिखते हैं। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो आपका एंगल है ABC, अगर उसमें एंगल ADC को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए? तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 180। अब यहाँ पर आपका वो प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी प्रॉपर्टी? कि चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका जोड़ 180 होता है, ठीक है। वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जब आप ऐसा लिखोगे कि ABC जमा ADC 180 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपने लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो है वो 180 डिग्री, मतलब उनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। इसका रीजन आएगा ये, क्योंकि ये गुण हमने पढ़ रखा है, इसलिए मैंने आपको इस वाले तरीके से कराया, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से करते तो आप कंफ्यूज हो जाते कि इन दोनों का जोड़ 180 कैसे आ रहा है। वैसे मैंने आपको वो भी बता दिया, पर वो आपको मुझे पता है याद नहीं रहेगा, लेकिन ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी कि आमने सामने के कोण जो है वो 180 होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने अब इन कोणों की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको मैं ABC ही लिखूंगी, इसका मैं नाम बदल दूंगी। इसका नाम यहाँ पर ADC है, लेकिन ADC तो ABC के बराबर है। तो अगर आप ADC की जगह पे ADC लिखो या अगर आप ADC की जगह पे ABC लिख दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसकी जगह पे ABC, एंगल ABC, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पर हमने, और ये आ जाएगा आपका 180। अब वही बात आ गई, जब आप x की जमा x में करते हो तो आप लिखते हो 2x, वैसे आप ABC की जमा ABC में कर रहे हो तो आप लिखोगे 2 एंगल ABC। कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। और एंगल ABC अकेले इसकी वैल्यू निकालने तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री बटा में 2, 2 एकम 2, 2 9 18, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका जो एंगल ABC है वो कितना आ चुका है? 90 डिग्री। और ABC है किसके बराबर? ये ABC किसके बराबर है? ADC। ADC। तो अगर ABC 90 है तो ADC भी कितना होगा? 90। तो मतलब हमने साबित कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि इसके दो एंगल जो हैं, इसके दो कोण, ये वाला कोण और एक, सॉरी, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण 90 डिग्री के हैं। ये हमने साबित कर दिया है। तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम।
लेकिन अभी हमने सिर्फ 2 ही प्रूव किए हैं ना, तो 2 अभी हमने और प्रूव करने हैं, तो वो आप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ कि आपने क्या कौन कौन से त्रिभुज अब आपने लेने हैं, फिर आप इसी तरह से उनको भी सर्वांग सम प्रूव करोगे, और इसमें भी वही नियम लगाओगे कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं चतुर्भुज के, वो 180 डिग्री के होते हैं, इसलिए उनका सम 180 डिग्री होगा। फिर वहां से आप इन कोणों की वैल्यू 90-90 निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर आ गया, ये इसका एक विकर्ण, ये इसका दूसरा विकर्ण, यहाँ पर नाम इसको हम दे देते हैं, तो ए बी सी डी, ठीक है। पहले हमने जो एंगल लिए थे वो लिए थे ए बी सी और ए डी सी, अब हम लेंगे बी ए डी, बी बी ए डी, BCD हाँ बी सी डी। तो इनको सर्वांग साबित करो, और फिर साबित करो कि एंगल सी और एंगल ए 90-90 डिग्री के हैं, एंगल सी और एंगल ए। करना सेम वही है जैसे आपको बताया है, वही सेम चीज इसमें भी आएंगी। फिर आप अपनी नोटबुक मुझे दिखा सकते हैं। बी ए डी और डी सी डी, एंगल ए और एंगल सी। जिसका भी हो जाएगा सर्वांग सम साबित और एंगल भी आ जाएगा 90 डिग्री का, वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना। हैंड रेज क्यों कर रहे हैं बच्चों? आप हैंड रेज कर रहे हैं, अगर आपका हो गया है तो कैमरा ऑन करो। इनको सर्वांग सम साबित करोगे तो एंगल ए और एंगल सी बराबर आ जाएंगे, और आपको पता है एंगल ए और सी को जमा करके कितना आएगा? 180, क्योंकि इस पे हमारा प्रॉपर्टी लग रही है, गुण लग रहा है समांतर चतुर्भुज का, तो उसकी मदद से आप इसको हल कर सकते हो। एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी तो एंगल सी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, मोनिका अपना आंसर दिखा रही हैं। ए बी डी और डी सी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, पर जब आपने यहाँ पर ये लिखा ना कि 180 डिग्री के बराबर है, तो आप वहां पे वो मेंशन करो कि क्यों है। तो
चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, ये भी आप लिखें। हाँ, बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री आ चुका है, ठीक है। और भी अपना आंसर दिखा रहे हैं कोई? एकता अपना आंसर दिखा रही हैं, ठीक है, ठीक है। 180 चतुर्भुज के, ठीक है। डीए भी 90, डीसी भी 90, ठीक है, वेरी गुड। आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। तो बस यही होता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो ना, गुण पता हो कि कैसे कैसे करके क्या क्या गुण है इसके, तो आपको ये क्वेश्चन, मैं नहीं कहती कि आप पूरे ठीक करोगे, नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर पता लग जाता है कि आपने इसमें क्या चीज सिद्ध करनी है। फिर कैसे सिद्ध करनी है वो अलग बात है, लेकिन क्या चीज सिद्ध करनी है अगर आपको इतना भी समझ आ जाए तो भी आपका क्वेश्चन अच्छे से थोड़ा बहुत हल हो सकता है, ठीक है। तो अभी प्रिया आपका आंसर मैं देख रही हूँ। और आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। अच्छा, जो जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर लो, क्योंकि तभी हम रुकेंगे, ऐसे हम नहीं रुकेंगे, हम इसको सॉल्व करके आगे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही हैंड रेज करें, बाकी अपना हैंड डाउन कर लें। प्रदीप, वंदना, दीपक जी के नाम से जो है, मोनिका, आप अपनी नोटबुक दिखा चुके हैं तो आप हैंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। प्रिया, पर आपका कैमरा ऑफ है बेटा, कैमरा ऑन करें। वंदना, प्रदीप, अगर आप अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो बच्चों हैंड डाउन कर लो, ठीक है। प्रिया, आप अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं? ये स्पीड जी के नाम से प्रिया ही है ना शायद, या मैं गलत नाम तो नहीं ले रही? ठीक है, चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व, यहां से देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो देखो, आपको अब जो है वो त्रिभुज बी ए डी और डी सी बी यहाँ पर है, इनको आपने सर्वांग सम प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? तो जो जो चीजें आपको दिख रही है, जो जो चीजें आपको दी गई थी, उसकी उसकी मदद आप ले सकते हैं। पहला मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक लाइन कॉमन है, वो है डीबी, ठीक है, एक लाइन कॉमन है वो है डीबी, तो डीबी बराबर है बराबर है DB, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। और आगे देखें तो फिर से वही बात, ए बी जो है वो डीसी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें ऐसा होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमें दिया गया है प्रश्न में ही। और तीसरी बात करें तो ए डी बराबर है बीसी, क्योंकि ये भी हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा लग गया एस एस एस, सर्वांग समता का नियम, और यहाँ से जो है वो त्रिभुज बी ए डी सर्वांग सम हो चुका है त्रिभुज डी सी बी के, ठीक है। अब ये सर्वांग सम हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को हम बराबर लिख सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज, ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, ये दोनों क्या हो चुके हैं, आपस में सर्वांग सम हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी बराबर है एंगल डी सी बी के, ठीक है, ये बराबर है। और हमें ये भी पता है कि ये दोनों कोण आपस में उल्टे हैं, आमने सामने हैं, तो इनका जोड़ जो है, इनको जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। और फिर से वही बात, अब इनके नाम हम चेंज कर सकते हैं। अगर ये डीएबी है, ये डीसीबी है, तो इस डीसीबी को आप डीएबी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डीएबी को डीसीबी लिख लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक को आपने चेंज करना होता है, वो आप पे निर्भर करता है कि किसको आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है डीएबी और डीसीबी। कौन DAB? जी बेटा, टू कोण डी ए बी यहाँ पर आ चुका है, बराबर है 180 डिग्री के। और अगर सिर्फ मैं एंगल डी ए बी की बात करूं
तो वो आ जाएगा 180 बटे में 2 और एंगल DAB आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। अगर एंगल DAB 90 डिग्री है तो एंगल DCB भी 90 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से हमने सभी कोणों को 90 90 90 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में ऐसा हो, कैसा कि सारी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, सारी नहीं, सिर्फ आमने सामने की भुजा, ठीक है आमने सामने की भुजा बराबर हो, बराबर का मैंने निशान यहां लगा लिया, और सभी कोण जो है वो 90 डिग्री के हो। अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 डिग्री के हों तो वो एक आयत होता है, क्योंकि ये सिर्फ आयत में होगा और किसी चतुर्भुज में ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ आयत के गुण हैं। तो अगर हम ऐसा साबित कर चुके हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर और सभी कोण 90 डिग्री, तो वो सिर्फ और सिर्फ आयत ही होगा। तो हेंस प्रूव्ड, हम सिद्ध कर चुके हैं कि ABCD एक आयत है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने करना था। बाकी देखते हैं आगे, बाकी क्वेश्चन हम कर चुके थे उस दिन, बस एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। हाँ, एक मिनट, फिर से बोले, फिर से बोले, फिर से पूछे बेटा, क्या Yes. पूछ? मैम वो कौन DCB और कौन DAB तो पहले ही बराबर होंगे ना सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हमेशा बराबर नहीं होते, वो कभी कभी ऐसा होता है, हर केस में वो नहीं होते। मैम हमारी बुक में तो दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ, समांतर, आप इसकी बात करो समांतर चतुर्भुज के तब तो होते हैं, लेकिन अगर आप सभी की बात करो तो सभी ऐसा नहीं होता। ठीक है बराबर होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था ना कि कितने कितने डिग्री के हैं। तो उस हिसाब से भी अगर हम निकालें तो हमें मैम एक मुझे की बता वैल्यू दो। पता होनी चाहिए। तो हमें एक की वैल्यू भी तो पता होनी होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये बराबर है। पर आप माइनस करके भी इनसे वैल्यू निकाल सकते हो, पर हमने इसको सर्वांग सम करके ही वैल्यू निकाली, इसको हमने ये वाला निकाला इसका ये। ठीक है, तो कौन सी थ्योरम है ये? एक मिनट, कौन सी थ्योरम में है ये? अगर आप अपने थ्योरम का नंबर बता पाए तो। बता रही हूँ। एक मिनट, हाँ मैं भी देख रही हूँ यहाँ पर विभाजित करता है 0.4। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो वहां से आप इनको इक्वल लिख सकते हो, और फिर आपको वही करना पड़ेगा कि इनका जो सम है, इनका जो जमा है वो कितना आ रहा है, वो 180 आ रहा है। तो उसके लिए आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? वही कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका सम जो है वो 180 होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सर्वांग सम नहीं करना तो आप वैसे कर लो कि समूह कोण जो है वो बराबर होते हैं। अब ये बराबर तो हो गए, लेकिन इनकी वैल्यू भी तो निकालनी होगी। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला स्टेप करना ही होगा, जो आप ये वाला स्टेप कर रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला आपको लिखना ही होगा। और इसका रीजन क्या होगा कि आमने सामने के जो कोण होते हैं, या फिर सम्मुख कोण इसको हम बोले, इसका नाम सम्मुख होता है। तो सम्मुख कोण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो उनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। हाँ, इसको प्रूव करने के लिए आप लिख सकते हो ये वाली चीज भी। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक और क्वेश्चन। ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन था वो कि यदि किसी हाँ मैम। चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पे प्रतिच्छेद करें तो आकृति क्या होगी। तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो इनमें इसका राइट आंसर तो अब कुछ मुश्किल है निकालना, पर इनमें मैं आपको फर्क बता सकती हूँ कि वर्ग के जो विकर्ण, मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ग के जो विकर्ण है क्लास शुरू होने से पहले, विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, विकर्ण आपस में बराबर बराबर होंगे।
और जो आपका समचतुर्भुज है उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। समचतुर्भुज में आपके जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होंगे। हाँ, ये समद्विभाजित जरूर करते हैं लेकिन खुद बराबर नहीं होते। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? ठीक है, तो बस यही आपको मैंने बताना था। और जैसा अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया इन्होंने कि समूह कोण बराबर होते हैं, तो देखो अगर आपको गुण पता हो, आपको प्रमेय पता हो, तो आपका क्वेश्चन कितना इजी हो सकता है ना। तो इसलिए आप जो है वो सभी की सभी प्रमेय जो भी आपकी किताबों में दी गई है उनको भी अच्छे से पढ़ लेना और उनको एक कॉपी पे नोट कर लेना अच्छे से, ताकि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो अभी देखो यहाँ पर, ये आपको समझ आ गया कि इसका आंसर वर्ग भी हो सकता है अभी और समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं कि विकर्ण बराबर है कि नहीं है। विकर्ण परस्पर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ठीक है। तो ये बस आपको इनका फर्क पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और ये बाइसेक्ट भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित तो करेंगे लेकिन खुद में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे दो आपके विकर्ण हैं तो ये दोनों आपस में खुद बराबर नहीं होंगे। बेशक ये वाली लाइन इस वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, पर ये दोनों लाइनें खुद में बराबर नहीं होंगी। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछें, या फिर वाई टाइप कर दें। बढ़ते हैं फिर हम आगे कुछ और करते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे, नहीं आता तो हम इसको सीखेंगे। तो बताइए आप सभी को ये चैप्टर आता है क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यस मैम। ठीक है, तो इसके कुछ एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, तो सभी तैयार रहें। तो पहले तो मुझे बताएं कि चर क्या होते हैं और चर कौन कौन से होते हैं, किन्हीं चरों के नाम बता दो। मैम एक्स वाई। एक्स वाई जेड मैम एक्स वाई जेड। ठीक है, तो चर हमारे क्या होते हैं? चर हमारे होते हैं जो भी ए से लेकर के जेड तक हमारे पास आते हैं, ए टू जेड, ABCD से लेकर के जेड तक जो भी हम लिखते हैं उनको हम कहते हैं चर। और रैखिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, रैखिक का मतलब बताइए और फिर हम देखेंगे समीकरण का मतलब। किसी को नहीं पता रैखिक का मतलब? रैखिक का मतलब होता है जिसमें सबसे बड़ी घात, मतलब अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात। किसकी अधिकतम घात? चर की। चर की अधिकतम घात एक होती है। कितनी होती है? एक हो, उसको हम कहें रैखिक। अगर दो हो जाएगी तो वो बन जाता है आपका क्या बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन, द्विघाती। हाँ द्विघाती, और फिर त्रिघाती ऐसे बन जाता है। तो अभी के लिए रैखिक है क्योंकि इसमें चरों की घात जो होगी अधिकतम वो एक ही होगी। आपके जो अचर है उसकी घात जितनी मर्जी हो उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चर की घात यहाँ पर मैटर करती है, चर की घात कितनी है, ठीक है। और समीकरण क्या होता है? समीकरण में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कब हम एक बीजीय व्यंजक को या एक बहुपद को समीकरण कहते हैं? जब उसमें वाई वगैरह। जब उसमें बराबर है का चिन्ह आ जाए, ठीक है, बराबर है का चिन्ह, बराबर है का चिन्ह, तभी हम उसको समीकरण कहेंगे। नहीं तो वो या तो बीजीय व्यंजक ही रहेगा या तो वो एक बहुपद रहेगा, ठीक है। बराबर है का चिन्ह मतलब इक्वल टू, इक्वल टू का साइन इसमें आना चाहिए, ऐसे बराबर का चिन्ह, ठीक है। तो ये आपके होते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें, अच्छा, और यहाँ पर दो लिखा है तो मतलब इस समीकरण में कितने चर होंगे? मैम दो। दो। तो ये समीकरण कुछ इस तरह का होगा, मान लो ये 4 है तो 4x जमा 5y बराबर है 6। तो ऐसा कुछ इसका देखने में होता है ये, ठीक है, दिखने में ऐसा होता है। और अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें, मानक रूप की बात करें, तो इसका मानक रूप कैसा होता है? इसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0, ठीक है, ये इसका होता है मानक रूप।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है कि समीकरण 4 बराबर है 5x माइनस 3y। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। 4 बराबर है 5x माइनस 3y। इसको आपने जो है वो ax जमा by जमा c बराबर है 0, इस रूप में आपने इसको लिखना है। इस रूप में इसको लिखिए और फिर बताइए कि c का मान क्या होगा। ये आपको पूरा मैं उल्टा -4 उल्टा पुल्टा करके दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, आपने इसको इस रूप में लिखना है, बिल्कुल बढ़िया करके, बिल्कुल सिस्टमैटिक। ठीक है, देखते हैं। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। इसको बदलना है हमने किस रूप में, ax प्लस by प्लस c के रूप में। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, 4 बराबर है 5x माइनस 3y। 3y। तो देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ax तो ax ही है, प्लस by में प्लस by ही है, मतलब प्लस माइनस का यहाँ पे 3y है ना। तो यहाँ पर प्लस c की जगह ये वाली जगह खाली है, तो ये कहाँ है, ये बराबर है कि उस पार बैठा है, तो इसको हमने बराबर है कि इस तरफ लेके आना है, क्योंकि हमको इसको मानक रूप में लिखना है। तो ax प्लस by तो मेरे पास था, लेकिन ये c उधर था, तो इसको मैं यहाँ पर लेके आऊंगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5x का 5x माइनस 3y का 3y, और 4 जब यहां से परे को जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, और बराबर हमें कितना आएगा, बराबर है के बाद कितना आएगा, 0। 0 0। तो अब देखो, अब हमने इसको इसके मानक रूप में लिख लिया, तो अब इसको कंपेयर कर लो। ये आपका ax है प्लस by है प्लस c है, बराबर है 0। तो c की जगह पे कौन है, c की जगह पे कुछ बच्चे कहेंगे कि 4 है, पर 4 नहीं है, माइनस का 4 है। ठीक है, -4 क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी संख्या के साथ माइनस लगा है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4 इज द राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन में भी दिया गया था -4, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है कोई डाउट तो व्हाइट कीजिए। हाँ, बाकी बच्चे बताएं चैट बॉक्स में। नो मैम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि 6x प्लस 7, इसकी आपने जो है वो तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c के साथ, जो कि बराबर है 0 के, और फिर आपने यहाँ पर बताना है कि a का मान कितना होगा। मैं फिक्स। बाकी बच्चे भी बताएं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको इसके मानक रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी मैं, 6x का 6x ही रहेगा, इसमें मैं जमा कर दूंगी y वाली, मेरे पास कोई टर्म नहीं है, y वाला मेरे पास कोई पद नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 0y लिख सकती हूँ ना, 0y, क्योंकि 0y का कोई मूल्य ही नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको मानक रूप में लिखना ही लिखना है तो 6x जमा 0y जमा 7 बराबर है 0, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर a का मान देखें तो a आपका यहाँ पर है, तो ax आपका ऐसे होता है, तो a की जगह पे 6 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, a बराबर है 6। बस आपको कंपेयर करना होता है, ये देखना होता है कि किसकी जगह पे कौन है, और बस आपका क्वेश्चन खत्म। a तो 0 है ना, b, ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, आगे देखें तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि x जमा 2y बराबर है 6, इसके 4 अलग अलग हल लिखो। तो हल कौन होते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताएं, समीकरण के हल हम किसे कहेंगे कि ये एक समीकरण का हल है। मैम या तो x का मान निकल के आए या y का। नहीं, 1 to n 4। देखो
हल वो होता है किसी भी ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, किसी भी समीकरण का हल वो संख्याएं होंगी, वो x और y का वो मान होगा जिसको x और y में रखने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आनी चाहिए? राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे समीकरण का हल है। हल कौन होता है? तो हल होती है x और y के मान, x और y की वो वैल्यूज, x और y के वो मान जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू लेती हूँ, देखो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। मैंने यहाँ पर माना कि x का मान 1 है, x का मान मैंने ले लिया यहाँ पर 1। ठीक है, तो अगर x 1 है तो y कितना होगा? पर ये फिर बटे में, और ये बटे में आएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, कोई बात नहीं, बटे में आता है तो ये 2y है, यहाँ पर y होगा 5। a माइनस 1 हो जाएगा। अभी हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y को अकेला छोड़ो, 6 माइनस 1 होता है 5, 5 बटे में 2। अब चेक करो, अब इसको हल करके चेक करो कि क्या आपका आंसर 6 आ रहा है, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी अगर आप x को 1 लिखते हो और y को 5/2 लिखते हो। तो देखते हैं, x यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, जहां में 2 का 2 है और y है आपके पास 5/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए ये गुणा हो रहा है आपस में, 2 और 5/2, तो इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर बच गया सिर्फ 5, तो 5 जमा 1 कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर हमारा उत्तर 6 आ चुका है, और यहाँ पे भी हमारा उत्तर कितना था? 6 था। मतलब x बराबर है 1 और y बराबर है 5/2, ये इसके हल है। तो हम लिखेंगे पहला हल, पहला हल हो गया 1,5/2। ठीक है, ये हमारा पहला हल हो गया। बाकी आप बच्चे यहाँ लिख रहे हैं 2 और 4। ठीक है, तो देखते हैं 2 और 4 इसका हल है या नहीं। तो अगर हम x की जगह पे 2 लिखें, x की जगह पे मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और जमा करना है बाद में, 2y बराबर है 6। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 2y को पहले हम लिखेंगे ऐसे कैसा, पहले इसको बराबर है कि उस पार ले जाएंगे, तो 6 माइनस 2 आ जाएगा आपके पास 4, 2y बराबर है 4, और यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y बराबर है 4/2। y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 नहीं, x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट की ना, और y की वैल्यू तो अभी निकालेंगे हम, तो y की वैल्यू तो मेरी 2 आ रही है। तो आपकी 2 और 4 कैसे आ रही है बेटा? मैम हम हमारी ये 2 कह ही रहे है। हैं, हमने जो लिखा है ना उसमें x की वैल्यू 4 है और y की 2 है। अच्छा, तो देखो अब नहीं, यहाँ y की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे भी देखो एक तरीका होता है, आप जो लिखते हैं, तो जो आप पहले लिखते हो ना वो x होता है। आपने नहीं याद है। ध्यान देखो, पहले मेरी बात सुनिए आप सभी, जो आप पहले लिखते हो वो x होता है, जो बाद में लिखते हो वो y होता है। तो आपने लिखा है 2 और 4, तो इसलिए मैंने पहले इसको x माना और इसको मैंने y माना। ठीक है, तो आपने हमेशा लिखने में ध्यान रखना है कि अगर आपका x 4 है तो आप लिखेंगे 4, और y 2 है तो आप लिखेंगे 2। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखने में भी गड़बड़ ना करें, एक आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले जो भी चीज आप लिखेंगे वो x होती है, और दूसरी जो भी चीज आप लिखेंगे वो y होती है। सही कर दिया था। पहले मुझे ये बताएं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ रहे हैं या नहीं। कुछ बच्चे तो यस आंसर मैम। दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे शायद आंसर नहीं दे रहे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एन टाइप कर सकते हैं बच्चों, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हम फिर से समझेंगे। बाकी सभी बच्चे क्लास में जो है वो 19 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास आ चुका है XB 2 और YB 2। चेक करते हैं मेरा आंसर सही आएगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से यहाँ पर पुट कर दिया, x की जगह पे मैंने लिख दिया है 2, और यहाँ पर y की जगह पे मैंने 2 ही लिखना है। तो इसको सॉल्व करो, 2 का 2 जमा 2 दूनी 4 बराबर है 6। तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर, दूसरा हल हमारा आ चुका है 2 और 2। ठीक है, पहला हल था हमारा 1 और 5/2, दूसरा हल है हमारा 2 और 2। तीसरा हल निकालें, तो तीसरा हल लेते हैं। चलिए अब आप कह रहे थे कि x आपने 4 लिया था, तो हम 4 लेते हैं x को। तो अगर हम यहाँ पर x को 4 लेते, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना अपना आंसर बताएं
कि क्या वो सही आएगा या नहीं। अगर x को मैं 4 ले रही हूं तो y की वैल्यू लिखे सभी बच्चे चैट बॉक्स में, सॉल्व करके देखते हैं आप मुझसे पहले कर सकते हो या नहीं, कौन जीतेगा। x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 लिखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब 4 का 4 ऐसे, अच्छा 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर बच गया 2y बराबर है 6 माइनस 4। 2y बराबर है 6 में से 4 गए तो आ जाएगा आपके पास 2, और y आ जाएगा आपके पास 2/2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 1। तो बेटा 2 और 4 तो भी नहीं आ रहा, तो 2 और 4 वाला आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वो गलत है। ठीक है, हाँ बाकी बच्चे जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सही बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है कि y कितना आएगा, 1। तो जब हम x को 4 लिख रहे हैं तो y हमारा 1 आएगा। इसको भी चेक कर लो, चेक कर लो इसको भी अच्छे से। तो यहाँ पर कर लेते हैं चेक, x हमारा कितना है 4 और y हमारा है 1। तो ये 4 जमा 2 गुणा में 1, 4 का 4, 2 का 2, 4 जमा 2 6। तो ये भी 6 है और ये भी 6 ही था, तो इसका आंसर आ गया। और चौथा हल बताएं, किसी ने अगर चौथा हल निकाला है तो, शायद से प्रिया ने मैम लिखा हमने था। निकाल लिया। 0 and 3 2। और 3/2। हमने भी ठीक है, 0 ठीक है, और 2। हाँ 0 भी हम ले सकते हैं। तो x की वैल्यू इस बार मैंने ले ली यहाँ पर 0, तो x अगर 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर है 6। 0 तो 0 है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। 2y बराबर है 6 और y बराबर है 6/2, जो कि बराबर आ जाएगा 3 के। 3। 0 और 3। तो ये देखिए, ये हमारे पास 4 हल जो है वो इसके आ चुके हैं, और चारों ही कैसे हैं, चारों की चारों जो है वो अलग अलग हल है। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करें, इनको आप ऐसे लाइटली ना लें। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं मैम इसकी कैसे आवाज कट कट के आ रही है? क्या? सभी को आवाज कट कट के आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो वाइट टाइप करते हैं। नो मैम। हमें भी मैम कट साफ कट आ के आ रही रही है आपकी आवाज। जिन्हें मेरी आवाज कट कट के आ रही है वो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, इतना ही मैं कह सकती हूँ अभी। अभी देखिए बेटा, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम अगली अगली क्लास में देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये बताइए, बिंदु 4,1 किस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है? संतुष्ट करने का मतलब यही होता है कि आप किस रेखा पे इस वैल्यू को डालोगे और आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, वही हम मैम कहेंगे आंसर नंबर सी। उसको संतुष्ट कर रहा है। Ma'am C. तभी चेक करें। मैम आंसर नंबर सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ये 4 है और ये 1 है, तो हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि जो पहले लिखा गया है वो x है और जो बाद में लिखा जाता है वो y होता है। तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू यहाँ पर है 1। अब इसको आप अपने यहाँ पर समीकरण में डालें, तो चलिए पहले समीकरण में डालते हैं, चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सी अगर सही है तो ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है, ये भी चेक करते हैं। x मैंने लिखा 4, इसको मैंने यहाँ पर समीकरण में लिख लेती हूँ फटाफट से। समीकरण है x जमा 2y बराबर है 5। ठीक है, x 4 है और 2 का 2, y की जगह पे 1, 2 एकम 2, यहाँ पर 5 का 5। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, ये 4 जमा 2 बराबर है 5, लेकिन 4 जमा 2 कितना होता है, 4 जमा 2 तो 6 होता है, 6 बराबर है 5। तो क्या यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है ना, ये 6 है ये 5 है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो दोनों अलग अलग है। इसलिए समीकरण 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले हम डी देख लेते हैं। तो डी आपके पास है x जमा में 2y बराबर है 16। तो x की जगह पे 4, 2 गुणा 1 बराबर है 16, 4 का 4, 2 का 2 बराबर है 16। ये जो 6 आ रहा है और ये आ रहा है 16, तो ये भी बराबर नहीं है। अब लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो x जमा
2y बराबर है 6, तो x हमारे पास 4 है, 2 का 2 गुणा 1 कर लो और यहाँ पर 6 है, बराबर है कि उस पार 6 है। इसको सॉल्व कीजिए, 4 का 4 जमा में 2 बराबर है 6 और यहाँ पर 6 बराबर है 6। तो अब हमारी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज पता है कि पहले कौन लिखा है बाद में कौन लिखा है, तो आप कभी भी इसमें गलत नहीं करेंगे। ठीक है, पहले x लिखा गया होता है और बाद में y। तो इसमें इतने क्वेश्चन थे। अब हम कर लेते हैं आलेख वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास है 8 मिनट। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख अभी हम नहीं भी खींच पाए तो कोई बात नहीं, पर इसके पॉइंट्स हम अभी निकाल लेते हैं। तो बताइए कैसे इसके पॉइंट्स आप निकालते हो। पहले हम अपना समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे। दो, यहाँ पर देखो इसको इस तरह से लिखा गया, इसको लिखा गया है 3 बराबर है 2x प्लस। हाँ, पहले सुने मेरी बात। तो अगर आपको ऐसे देखने में ठीक नहीं लग रहा तो आप इसको चेंज कर लो, आप इसको ऐसे लिख लो ax प्लस by बराबर है 3, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको मैंने बस इधर इधर उधर कर दिया, इसको मैं यहाँ ले आई, इसको मैं यहाँ ले आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे चिन्ह बिल्कुल ठीक है, साइन मैंने किसी के चेंज नहीं किए, चर मैंने किसी का नहीं बदला, मैंने बस इस वाली चीज को बराबर है कि इस तरफ, मतलब इसको ऐसे, आप समझ रहे हैं ना क्या किया है इसको। अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं मुझे। इसको मैंने इस तरफ लिख लिया, इसको मैंने इस तरफ लिख लिया, बस इतना ही, ताकि थोड़ा स्टेबल अच्छा से ये दिखने में हो जाए। अब हम करते क्या है, तो किसी एक चर को हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे चर की हम फिर वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओहो क्या हो रहा है। तीन तीन, अब हम बस इसके 3 ही पॉइंट निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। ये आपका x 1 2, चलो काफी है इतना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है x और यहाँ पर मैंने लिख दिया है y, तो मैं x की वैल्यू बदलती जाऊंगी और मेरे पास y की वैल्यू जो है वो आती जाएगी। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मान लिया कि मेरा जो x है वो 0 है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, x जो है वो 0 है, तो इसको हल कीजिए। 2 गुणा में 0 जमा में y बराबर है 3, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, ये बन गया 0 जमा y बराबर है 3, 0 में y को जमा करो तो y ही आएगा, y बराबर है 3। तो x का मान 0 रखने पर y आपका 3 आ चुका है। तो ऐसे आपने जो है इसके पॉइंट्स, इसके ये आपने निकालने हैं बिंदु। ठीक है, तो अभी हमने x को 0 लिया था, अभी अगर मैं x को 1 ले लूं, तो x मैंने यहाँ पर 1 ले लिया है, तो 2 गुणा में 1 जमा में y बराबर है 3, 2 एकम 2 जमा y बराबर है, तो y कितना आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करो तो आ जाएगा 1। तो x का मान 1 रखने पर y का मान भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x का मान लिख लूं 2, तो x का मान मैंने 2 रखा, तो 2 गुणा में 2 जमा y बराबर है 3, तो 2 दूनी 4 जमा y बराबर है 3। अब यहाँ पर ध्यान रखें चिन्ह का, y आपका अकेला रह जाएगा। और बच्चों हमेशा आपने याद रखना है कि जो बराबर है के साथ बैठा है उसको कभी मत छेड़ना। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे 4 माइनस में 3 करोगे, क्योंकि 3 बराबर है के पास है, बिल्कुल पास में है। ठीक है, 3 बराबर है के बिल्कुल पास में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 को पहले ऐसे कैसे लिखेंगे और माइनस यहाँ पर 4 कर देंगे, क्योंकि 4 यहाँ पर जमा हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका y बराबर है -1। बेटा आपको क्या समझ नहीं आ रहा, आपको ये भी समझ नहीं, ये वाला समझ नहीं आया कि कैसे ये वैल्यू आई, या फिर ये समझ नहीं आया कि मैंने इसको ऐसे उल्टा करके क्यों लिखा। ठीक है, अब बाकी बच्चों को अगर समझ आ गया है तो आप इसको लिख लें एक बार। x बराबर है 3, तो y कितना आएगा, y आएगा -1। इसका ग्राफ बनाएं तब तक, बाकी बच्चे इसका ग्राफ बनाएं अगर आपको आता है तो, बाकी जिन्हें समझने हैं वो मेरे साथ दोबारा सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है, हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन का, इस समीकरण का ग्राफ बनाओ। ठीक है, इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स तो चाहिए ना, हमें बिंदु चाहिए। जैसे आपका ये ऐसे ग्राफ है,
तो यहाँ पर हमें बिंदु चाहिए कि कहाँ पे हम ऐसे ग्राफ बनाएं, कैसे उसको ऐसे लाइन लगाएं, है ना। तो उस बिंदु को निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, उन बिंदुओं को, उन कोऑर्डिनेट्स को, उन निर्देशांकों को। तो हमने करना क्या होता है, पहले मैंने क्या किया, हमारा प्रश्न कुछ इस तरह का था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इनको इधर उधर लिख दिया, ठीक है। मैंने लिख दिया 2x जमा में y बराबर है में 3, क्योंकि ऐसे क्या होता है, हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान रहते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। फटाफट से यहाँ से परे को भेजो, साइन चेंज करके जो भी करना है वैसे करो, है ना। तो वैसे हम करने में हमें इजी रहता है। तो हम इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, अपनी मर्जी से, हम यहाँ पर किसी को मतलब कुछ हमको यहाँ पर लिखा नहीं क्या है कि आप यही वैल्यू पुट करो, अपनी मर्जी से हम किसी एक चर की वैल्यू को अब डालते जाएंगे, ठीक है। और दूसरे की वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद आती जाएगी। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर माना कि मान लो पहली जो मेरा x है वो 0 है, ठीक है। मैंने मान लिया, अपनी मर्जी से माना मैंने, मुझे किसी ने बोला नहीं था, आप 1 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने माना कि मेरा x जो है वो 0 है। तो अब मैं इस x की इस मान को इस इक्वेशन में, इस समीकरण में लिखूंगी, ठीक है। तो ये मेरा 2 था, x था, जमा में था y, बराबर में था 3। तो मैंने क्या किया, इस x की जगह पे मैंने 0 लिखा, क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी, ऐसा बोल सकते हैं आप कि हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिखे अभी, है ना। तो 2 मैंने यहाँ पर लिखा, गुणा हो रहा है x के साथ, तो x का मान कितना लिया मैंने, 0, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 गुणा में 0। और उसके बाद जो समीकरण जैसा है हम वैसे का वैसा ही उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 2 में 0 की गुणा करो तो 0 ही तो आएगा, 0 आ गया, है ना। 0 जमा y बराबर है 3। अब आप 0 में अगर 5 को जमा करते हो तो 0 आता है कि 5 आता है, 5 आता है ना। 0 में आप 5 की जमा करोगे तो 5 ही तो आएगा। तो वैसे ही 0 में आप y की जमा कर रहे हो तो y ही तो आएगा। तो y का जो मान है वो कितना आ गया, y का मान यहाँ पर आ गया 3। y का मान 3 कैसे आया, मैंने x की जगह पे 0 लिखा, जब मैंने x की जगह पे 0 लिखा तो मुझे खुद ब खुद y 3 मिल गया। तो अभी आपको समझ आया बेटा क्या हमने यहाँ पर किया था। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। दिव्या शायद आपकी तरफ से क्वेश्चन, अच्छा हाँ। अब हमको सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंट मिला, हमको मिला 0 में 3, लेकिन हमें तो अभी 2 पॉइंट्स और चाहिए ना, सिर्फ एक पॉइंट से ग्राफ नहीं बनता, कम से कम 3 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगली बारी में हमने क्या किया, अगली बारी में हमने अपनी मर्जी से, दोबारा से हमने अपनी मर्जी की और यहाँ पर x का मान लिख दिया है 1। x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आएगा, तो देखो 2 एकम 2 होता है, जमा हो रहा है y से, बराबर है 3 के। अब y को हम यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे क्योंकि y का हमने मान ज्ञात करना है। बराबर है कि इस बार 3 पहले से बैठा है तो उसको पहले लिखो, कभी भी आप इसको वहां ले जाके पहले नहीं लिखेंगे, पहले 3 लिखो और माइनस कर दो। फिर ये 2 देखो, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 y के साथ जमा हो रहा है, या फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि यहाँ पर 2 का चिन्ह जमा का है, तो बराबर है कि उस पार जाके इसके पास माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 3 में से 2 की माइनस कर दो तो उत्तर आ गया 1। तो जब हमने x की जगह पे 1 लिखा तो हमारे पास y की वैल्यू भी 1 ही आई, ठीक है। फिर अगली बार हमने क्या किया, अगली बार हमने यहाँ पर लिखा इसकी जगह पे 3, 2 लिखते हैं x की जगह पे हमने जब 2 लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 2 गुणा के 2 में, है ना। और ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर समीकरण बन चुका है, 2 दूनी 4 जमा y बराबर है 3। तो y को अकेला छोड़ो, y का ही हमने मान निकालना है, तो y बराबर है कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 4, 4 में से 3 माइनस मत करना, 3 मैंने कहा पहले से बैठा है बराबर है कि उस तरफ, तो ये बराबर है के साथ ही चिपका रहेगा। जो चीज बराबर है कि उस पार आ रही है वो 3 से पीछे जाके बैठेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस का 1, क्योंकि 3 में से 4 की माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा। तो हमारे पास 3 बिंदु यहाँ पर आ चुके हैं। इसका अभी हमने ग्राफ बनाना है, लेकिन अभी टाइम हो चुका है, तो इसका ग्राफ हम अगली क्लास में बनाएंगे। और अगली क्लास में हम बाकी जो मैम हमारा चेक करना। हाँ ठीक है, बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं उनके भी हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। उनके भी जैसे ये क्वेश्चन किए ना हमने जो हमारा सही है। वो हम करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर आपकी नोटबुक आराम से चेक करती हूँ, ठीक है।